हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सप्लाई। सप्लाई वाले चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड फाइनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जैसे हम लोगों ने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप डिमांड वाला चैप्टर पढ़ते हो, थिंक लाइक अ कंज्यूमर, आप कस्टमर की तरह सोचो। लेकिन जब आप सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हो, ऑलवेज थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर या सेलर। तो सेलर के व्यू पॉइंट को माइंड में रख के जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये और इजी हो जाएगा और जल्दी समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी किस चीज़ की, ऑफ अ कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं, ये वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसे ऑफ़र करते हैं सेल के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो वहाँ पे परचेजिंग की बात होती है, विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज। लेकिन जब हम सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ सेल की बात होती है, तो विच द प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात करें तो उसकी सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर हम सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात करें, सारे प्रोड्यूसर्स अगर कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सप्लाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टॉक एंड सप्लाई। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें भी पानी है, और ये एक रिवर है, इसमें भी पानी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉन्ड में भी पानी है बट वो पानी रुका हुआ है, वो ठहरा हुआ पानी है। इसमें रिवर में भी पानी है बट वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है स्टॉक और सप्लाई में। स्टॉक इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच इज़ अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब स्टॉक की बात होती है तो उसमें हमेशा वर्ड यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ एक्सप्रेस एज अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास कितना स्टॉक है, तो वो हो गया स्टॉक कंसेप्ट। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि अभी पॉन्ड में कितना पानी है, तो क्योंकि वो रुका हुआ पानी है। लेकिन जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो उसका मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सप्लाई इज़ एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे रिवर का एग्जांपल है, तो मैं इसमें ये नहीं बोल सकता कि अभी बताओ इसमें कितना पानी है। भाई अभी कैसे बताएं, वो तो कंटिन्यूसली फ़्लो कर रहा है, उसको हम स्टॉप तो कर नहीं सकते। तो लेकिन हम इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं कि एक वीक में यहाँ इस रिवर में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना वाटर फ्लो कर गया। सिमिलरली सप्लाई को मेजर करने के लिए आप मार्केट में सप्लाई को रोक नहीं सकते कि अभी बताओ कितनी सप्लाई है, ये एक्सप्रेशन गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि एक वीक में कितना मटेरियल सप्लाई हुआ, एक मंथ में कितना हुआ। तो सप्लाई इज़ ऑलवेज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक इज़ ऑलवेज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई चेंज हो जाती है। सबसे पहला तो वही है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि मेरी अपनी कमोडिटी का प्राइस। तो इसमें मैंने आपको बताया था थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर। तो आप प्रोड्यूसर बन के जब सोचेंगे तो ये कंसेप्ट ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि डिमांड वाले कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना। कंज्यूमर का व्यू पॉइंट लेके आएंगे, चैप्टर कन्फ्यूजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसर की तरह सोचिए, जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो सेलर की इंटेंशन क्या होगी, और ज़्यादा मटेरियल सप्लाई करे। तो व्हेन द प्राइसेस आर हाई ही विल सप्लाई मोर, तो सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब प्राइस फॉल हो जाते हैं तो सप्लायर्स अपनी सप्लाई को कम कर देगा क्योंकि उसे उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कम मिल रहा है। ओके, थिंक लाइक अ सेलर। सेकंड जो इसमें फैक्टर आता है वो आता है गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी कि जो प्रोड्यूसर माल बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसका गोल क्या है। अब गोल तीन टाइप के होते हैं। अगर प्रोड्यूसर का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
वो सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, तो वो अपनी सप्लाई तभी हाई करेगा जब उसको प्राइस हाई मिलेगा। वो लो प्राइस पे सप्लाई कम कर देगा क्योंकि ही इज़ सप्लाइंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उसको जब प्राइस हाई मिलता है तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो तभी वो सप्लाई को हाई करेगा। एक दूसरे टाइप के प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका मकसद होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यानी कि वो सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं भले ही उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो। तो इनके केस में इवन एट अ लो प्राइस वो सप्लाई को ज़्यादा ही सेल करेंगे, मतलब ज़्यादा माल बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कम प्रॉफिट मार्जिन में भी खुश हैं। उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना, प्रॉफिट भले ही कम आए। और एक तीसरे तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका मकसद होता है रिस्क मिनिमाइजेशन। मतलब इनका गोल है मतलब मिनिमम रिस्क लेना है, हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स के केस में सप्लाई नॉर्मली आपको लो ही मिलेगी। ये ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब मैं अपनी फैक्ट्री में मटेरियल तभी बनाऊंगा तभी सेल करूंगा जब मुझे ऑर्डर आएगा। मैं ऐसे बना के नहीं रखूंगा भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मेरे केस में नॉर्मली सप्लाई आपको लो ही मिलेगी। ओके। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है वो होता है हमारे इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस का मतलब है कोई भी सामान बनाने की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल भाषा में हम इसे बोलें तो हमारे प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो होती है हमारी इनपुट प्राइसेस। फॉर एग्जांपल ये जो पेन आप देख रहे हो, ये पेन हम बनाते हैं। इस पेन को बनाने के लिए मैं ये मटेरियल लेके आता हूँ, ये रिफिल, ये निब, अंदर की इंक, ये बॉडी, फिर ये इसकी प्रिंटिंग होती है ये वाली। तो ये पेन बनाने में जितना पैसा मेरा लगा, दैट बिकम्स माई इनपुट प्राइसेस। अब एक चीज़ देखते हैं, अगर हमारे ये इनपुट प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब ये प्लास्टिक मटेरियल पीछे से महंगा हो गया, ये निब महंगी हो गई या इंक महंगी हो गई, विद दैट सिंपली मीन्स मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं नॉर्मली अभी उसी रेट पे सप्लाई कर रहा था। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर दूँगा। तो वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड कैसे करना है। व्हेन द इनपुट प्राइसेस राइज, सप्लाई फॉल्स, बिकॉज सप्लायर को इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो वो ये वाला प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेगा, वो कुछ और बनाने लग जाएगा जहाँ पर उसे प्रॉफिट मार्जिन अधिक होगा। सिमिलरली इसका उल्टा समझ लेते हैं, अगर आपके इनपुट प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, मतलब आपको ये प्रोडक्ट अब सस्ता मिलता है, प्लास्टिक मटेरियल, बॉडी, दैट सिंपली मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अब आपकी टारगेट होगा कि और ज़्यादा सप्लाई करें, क्योंकि आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। रिलेटेड कमोडिटीज़ आपको याद होगा, हम डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइसेस के चेंज होने की वजह से भी सप्लाई जो है वो चेंज हो जाती है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं। दो प्रोडक्ट हैं आपके पास, टी एंड कॉफ़ी। अब आप बताइए, अगर टी के प्राइसेस राइज कर जाएंगे तो सप्लायर की क्या कोशिश होगी। थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर, वो टी को ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो कॉफ़ी के केस में वो क्या करेगा, कॉफ़ी की सप्लाई को वो कम कर देगा, बिकॉज ही इज़ अर्निंग हायर प्रॉफिट इन केस ऑफ टी, सो विल सप्लाई मोर ऑफ टी एंड लेस ऑफ कॉफ़ी। ओके। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं इसका। तो प्राइस और रिलेटेड गुड्स भी हो गया। और क्या फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, वो एक है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके देश में टेक्निक अच्छी है, गुड है, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी ज़्यादा ही होगी। आप कम टेक्निक के साथ, कम लागत के साथ ज़्यादा माल बना सकते हो। लेकिन अगर आप आज भी वही पुरानी टेक्निक, ओल्ड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो फिर हमारी कंट्री की सप्लाई कम हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। पहले इसको समझते हैं। देखिए, टैक्सेशन वो हुआ जो कंपनी देती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कंपनी को कहती है ठीक है भाई, आप गुड्स बनाइए, प्रोड्यूस करिए, मार्केट में सप्लाई करिए, बट जितने गुड्स बनेंगे आपको हमें देना पड़ेगा टैक्स। ओके। तो एक तरह से कंपनी के लिए जो टैक्स है वो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है। ज़्यादा टैक्स देंगे तो इनकी लागत बढ़ जाएगी।
तो अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ कर देती है तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन डाउन आ जाता है। तो वो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो सप्लाई को कम कर देंगे। ओके, इसका रिवर्स देखते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस कम कर देती है, प्रोड्यूसर का फ़ायदा, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अब वो और ज़्यादा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश करेंगे बिकॉज प्रॉफिट बढ़ गया। टैक्सेशन का उल्टा होता है सब्सिडी। अब ये सब्सिडीज़ क्या होता है? सब्सिडी एक तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है कंपनीज़ को। जैसे कि आप इस एरिया में फैक्ट्री लगाओ, हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे। या ज़मीन मान लीजिए 50 लाख की है, हम वो ज़मीन आपको 30 लैक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी मान लो 5 रुपीज़ यूनिट है, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपये यूनिट देंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ सब्सिडीज़ विच द गवर्नमेंट गिव्स टू द कंपनीज। एक तरह से इंसेंटिव होता है ताकि वो सप्लाई को इंक्रीज़ करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। अब इसका ओवरव्यू लेते हैं। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ बढ़ानी शुरू कर देती है, यानी कि कंपनीज़ का फ़ायदा, फर्म्स का फ़ायदा, प्रोड्यूसर का फ़ायदा, तो जब उनकी सब्सिडीज़ बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, सिंपली वो और ज़्यादा मटेरियल बेचने की कोशिश करेंगे, सप्लाई विल इंक्रीज़। उल्टा केस देखते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को कम कर देती है तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम मतलब सप्लाई को भी वो लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है? कई बार नेचुरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह ये माल बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, इवन हमारे एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। तो अगर हमारे देश के नेचुरल फैक्टर्स अच्छे हैं, लाइक क्लाइमेट हो गया, आपका सॉइल हो गया, वेदर हो गया, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री में सप्लाई जो है वो अच्छी ही होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। लेकिन अगर हमारी कंट्री में नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो बैड है, बैड क्लाइमेट है, आए दिन यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, फ्लड्स आ जाती हैं, या तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो नेचुरली उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे केस में एग्रीकल्चर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ओके, इसके साथ का इस एक फैक्टर आप और नॉर्मली कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल है, गुड ट्रांसपोर्ट, गुड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली सप्लाई विल बी मोर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली सप्लाई विल बी लेस। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा और फैक्टर अगर कोई मिलता है आप अपनी बुक से देख सकते हो। तो लास्ट फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं तो सप्लाई जो है वो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। लेकिन अगर हमारे देश में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ पुअर हैं तो हमारे केस में सप्लाई भी पुअर ही होगी। ओके, मतलब कम होगी। देखिए, आपने ये सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, नेचुरल फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गोल्स, इनपुट प्राइसेस, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को एक ब्रैकेट में एब्रीविएशन की फॉर्म में डाल देते हैं, लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे फैक्टर्स मैंने ब्रैकेट में लगा दिए और इसके साथ में एक फंक्शन का साइन लगा देता हूँ। तो ये क्या अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाया, दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज व्हाट? सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन कुछ नहीं है, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप विच शोज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। तो ये जो इंटरनली एब्रीवेटेड फॉर्म में आ रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सारे हमारे फैक्टर्स ही हैं, डिटर्मिनेंट्स ही हैं, द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग सप्लाई। तो ये हो गए फैक्टर्स, ये चेंज होंगे तो ऑब्वियसली आपकी सप्लाई भी चेंज होगी। ओके, इस वीडियो में लास्ट पार्ट हम एक और कवर करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि हम लोग फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई आता है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये कहता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइज द सप्लाई विल राइज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल फॉल सप्लाई विल फॉल, कॉमा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब है वही प्राइस के अलावा बाकी चीज़ों में चेंज नहीं आना चाहिए। बाकी चीज़ें मतलब
ये वाली इनपुट प्राइसेस, गोल, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये जो भी फैक्टर्स आपने पढ़े प्राइस के अलावा, वो सारे बन जाते हैं हमारे अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि हम उन्हें अज्यूम कर लेते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इसमें आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट रिलेशन। लॉ ऑफ डिमांड में हमें देखने को मिलता है इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि वहाँ जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट रिलेशन। कैसे? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये जो बात हमने लिखी यहाँ पे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इन्हीं को हम लोग अजम्पशंस भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, सब्सिडी, वो सब बन गई हमारी अजम्पशंस, बिकॉज वी अज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स। तो प्राइस के अलावा बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का एक नाम और है, हम पहले कर चुके हैं, सेट्रिस पेरिबस। तो सेट्रिस पेरिबस का मतलब भी यही है कि प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया जाए। ओके, तो इस वीडियो में सप्लाई की पहली सीरीज़ है, सीरीज़ की पहली वीडियो है, इसमें हम लोग यही करेंगे। अगर आपको यहाँ तक ये पार्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सप्लाई कर्व, इनके ग्राफ्स बनाएंगे, लॉ ऑफ सप्लाई के रीजंस और एक्सेप्शंस।